आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे इसका क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। कौन कौन से वो प्रश्न है आप सभी लोग याद रखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भाई क्या कहा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे आधुनिकता के पहले रचनाकार कौन है, तो आधुनिकता के पहले रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे हिंदी में नाटकों का प्रारंभ कब से किसके द्वारा किया गया, तो हिंदी में नाटकों का प्रारंभ जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही किया गया। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, इनके रचनाकार कौन है भाई, जयशंकर प्रसाद जो हैं वो इनके रचनाकार हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जो हैं इनके रचनाकार हैं। देखिए, 2 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, कि पूछा जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सही प्रकार से, कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है और जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी और अंतिम कहानी आप लोग नोट करेंगे। जयशंकर की पहली कहानी जो है उसका नाम क्या है भाई, ग्राम, उसका नाम है ग्राम, आप लोग याद रखेंगे। और जो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है, यहाँ पर ध्यान रखिए भाई, कहानी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो जो अंतिम कहानी है उसको हम लोग कहते हैं साल्वती, उसका नाम क्या है, साल्वती का। ये 2 ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग याद रखेंगे। और जयशंकर प्रसाद की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो आकाशदीप किसकी रचना है भाई, आकाशदीप रचना जो है, आकाशदीप किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। छाया किसकी रचना है, तो छाया भी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। इंद्रजाल की अगर हम लोग बात करें, इंद्रजाल किसकी रचना है, इंद्रजाल भी आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद की रचना है। और प्रतिध्वनि जो बहुत ही कम लोग बताते हैं, तो प्रतिध्वनि किसकी रचना है भाई, प्रतिध्वनि भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। देखिए, अभी मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित 3 प्रश्न बताए थे, एक प्रश्न आपको और याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी निबंध के विकास के प्रवर्तक कौन है। हिंदी निबंध के विकास के प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाए, तो आप लोग क्या बताओगे भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप सभी लोगों को बताना है, याद रखना है। अच्छा, हिंदी निबंध के विकास के प्रवर्तक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। अगर आपसे पूछे कि हिंदी भाषा का स्टील किसे कहा जाता है, हिंदी भाषा के स्टील के नाम से किसको जाना जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट आप लोग बताओगे। हिंदी भाषा का एडिसन किसको कहा जाता है, तो प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी भाषा का एडिसन कहा जाता है, बात आप सभी लोग याद रखोगे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको बताऊं तो हिंदी साहित्य के ये पहले आलोचक थे। पूछा जाए हिंदी साहित्य में प्रथम आलोचक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर आपको वही बता दिया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि जिनका संबंध आध्यात्म से है उनके लिए एक शब्द आपको बताना है क्या होता है। उनके लिए एक शब्द आप सभी लोग बताएंगे भाई क्या होता है, आध्यात्मिक होगा, धार्मिक होगा, शास्त्रीय होगा या नैतिक होगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जिनका संबंध आध्यात्म से है तो जाहिर सी बात है उनको हम लोग आध्यात्मिक कहेंगे। तो यहाँ पर जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों को सुमेलित आपको करना है भाई, ठीक है। तो सुमेलित आप सभी लोग यहाँ पर करके बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होगा। तो विलोम आपको बताना है, यहाँ पर विलोम आपको बताना है। सुस्त का विलोम क्या होता है भाई, सुस्त का विलोम आप सभी को जानते होंगे चुस्त होता है। सुस्त का विलोम तो चुस्त हो गया। स्थूल की विलोम की बात करें, स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। उसके अलावा जटिल का क्या हो जाएगा भाई, जटिल का अगर बात करें तो सरल हो जाएगा। और आदान का विलोम क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। तो इस तरह से भाई ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले का ई दूसरे का आ, पहले का ई दूसरे का आ, पहले का ई दूसरे का आ कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह आपको बताना है क्या होगा। हस्तलिखित का सामासिक विग्रह करके बताइए कौन से शब्द बनेंगे, कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए।
तो हस्तलिखित का मतलब क्या हो जाएगा, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित हो जाएगा और ऐसा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बात आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का डैश से है। बताइए भाई क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। जैसे कि गौरव का विलोम हो गया लाघव, उसी प्रकार से नकल का विलोम क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसी प्रकार नकल का विलोम जो होगा ये मूल होगा। नकल का विलोम क्या हो जाएगा भाई, मूल हो जाएगा। मूल को हम लोग क्या कह सकते हैं, असल भी कह सकते हैं। और आप सभी को पता है नकल का विलोम होता है असल। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो आपको पता चलेंगे 3 देशज शब्द कौन कौन से हैं। 3 देशज शब्द कौन कौन से हैं। टोपी हम लोग क्या कहते हैं भाई, देशज शब्द है। पेट एक देशज शब्द है। लाठी एक देशज शब्द है। लेकिन गमले की बात करें तो गमला एक देशज शब्द नहीं है। तो आपका उत्तर यहाँ पर भाई क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है भाई राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना। यानी कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है इसके लिए हम लोग अधिनियम कहेंगे, अध्यादेश कहेंगे, अधियाचन कहेंगे या अधिसूचना कहेंगे। तो क्या होगा भाई, इसके लिए एक शब्द बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो अध्यादेश इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। आपको याद रखना है जब किसी भी राज्य को या किसी भी स्थिति में केंद्र को ज़रूरत पड़ती है कि आधिकारिक आदेश की, फौरन कानून बनाने की, तो उसको हम लोग अध्यादेश कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है। तो क्या होगा भाई, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। देखिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें चोर की विशेषता आधे के द्वारा बताई जा रही है तो ये आपका एक विशेषण और विशेष्य हो जाएगा। चोर की विशेषता बड़े शब्द से बताई जा रही तो ये भी एक विशेष और विशेषण और विशेष हो जाएगा। चोर की विशेषता बताई जा रही है 8 बड़े के द्वारा, लेकिन क्या आप लोग बताओगे लापरवाही की विशेषता बताई जा रही है पुलिस के द्वारा, तो बिल्कुल नहीं भाई। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध कहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाले वाक्य के भाग में नहीं है। तो आपका उत्तर अगर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम आपको बताना है, क्या है। प्रेमचंद्र है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है, धर्मवीर भारती है या रामचंद्र शुक्ल की है। बताइए आपके प्रश्न का यहाँ पर भाई उत्तर क्या हो सकता है। आप सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे क्या आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, बताइए भाई। चलिए, तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। ये एक उपन्यास है देवदास, जिसके उपन्यासकार कौन है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। यहाँ पर जिक्र आया है प्रेमचंद्र का, प्रेमचंद्र का यहाँ पर जिक्र आया है। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इनका जो मूल नाम था धनपत राय था। प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था भाई, धनपत राय था। इन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं जिस कहानियों के किरदार आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें, जिसके मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी थी नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी थी नमक का दरोगा। तो इसमें कुछ किरदार थे, वो कौन कौन से किरदार थे। एक किरदार था जो आपका पूछा जाता है वंशीधर। पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी में वंशीधर एक प्रमुख पात्र थे। तो आप लोग क्या बताओगे, नमक का दरोगा आप लोग को बताना है। एक था आपको याद रखना है भाई पूस की रात। क्या पूस की रात, ये किसकी कहानी है, पूस की रात भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी। पूस की रात, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी हार्ड चला जाता है ना तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पूस की रात में कितने किरदार थे, कितने पात्र थे। एक तो हल्कू थे, एक हल्कू थे और उसके अलावा हीरा थे। हल्कू थे, हीरा थे और एक आपकी कौन थी, मोती थी। मोती थी, ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। ईदगाह ये किसकी कहानी है, ईदगाह भी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। ईदगाह भी किसकी कहानी भाई, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है ईदगाह, आपको याद रखना है। और इसमें कौन कौन किरदार थे, एक तो अमीना थी, एक तो आमीना थी, ये बात आपको याद रखना है। एक और कौन किरदार था, हामिद थे। हामिद था भाई,
हामिद था, ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। और उसके अलावा जो है मोहसिन भी था, आप लोगों ने पढ़ी होगी भाई, मोहसिन भी किरदार थे, अमीना भी थी, हामिद भी थे। कौन सी कहानी में? ईदगाह कहानी में। उसके अलावा आपको याद रखना है कि कफन मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। उसके अलावा आपको याद रखना है मुक्ति धन दो सखियाँ, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी, तो इश्क़ दुनिया व हुब्बे वतन थी। जब ये पहले उर्दू में रचनाएं किया करते थे तो उस समय इनकी ये पहली कहानी थी, इश्क़ दुनिया व हुब्बे वतन। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर। हाड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत का आती है भाई, बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। बिहारी के अंतर्गत, पहाड़ी के अंतर्गत, कन्नड़ के अंतर्गत या राजस्थानी के अंतर्गत? तो हाड़ौती बोली जो है ये कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। और राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत और कौन कौन सी बोलियां आती हैं? जयपुरी आती हैं, आपको याद रखना है, जयपुरी आती है। उसके बाद मारवाड़ी आती है, ठीक है, मारवाड़ी आती है, मेवाती आती है, मेवाती आती है, ठीक है, मेवाती आती है, और मालवी आती है। ये किसके अंतर्गत आती है? ढूंढारी भी आती है। ये सब राजस्थानी के अंतर्गत आती है, आप सभी लोग याद रखेंगे। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। निम्नलिखित शब्दों को ध्वनियों के साथ आपको जोड़ना है, निम्नलिखित को ध्वनियों के साथ आपको जोड़ना है। क्या आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो सकता है, बताइए। तो गाय क्या करती है? भिनभिनाती है, रंभाती है, कूकती है या टर्राती है? गाय क्या करती है? आप सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है भाई गाय तो रंभाती है, गाय तो रंभाती है। मक्खियाँ क्या करती हैं? भिन 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 यानी कि भिन भिनाती हैं, मक्खियाँ भिन भिनाती हैं। और मेंढक क्या करते हैं? मेंढक आपके टराते हैं। बची कोयल, कोयल आपकी कूकती है। तो इस तरह का यानी कि पहले का हो जाएगा बड़ा आ, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरे का हो जाएगा छोटा आ, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। पहले का बड़ा आ, दूसरे का छोटा आ, तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे हम लोग स्वर कहते हैं, लिपि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या व्यंजन कहते हैं, बताइए क्या होगा भाई आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आप सभी लोग बताएंगे। देखिए अगर हम लोग स्वर की बात करें तो जितने भी स्वर हैं ये सारे कैसे हैं? सारे सघोष कहलाते हैं। और जितने भी स्वर हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? सारे अल्प प्राण होते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ये दो बातें आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करें अगर हम लोग इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो यहाँ पर देखिए लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे हम लोग लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो गुजरात के एक शासक हुआ करते थे जय भट्ट, गुजरात के एक शासक हुआ करते थे जय भट्ट। जब इन्होंने अपने शिलालेख बनवाए तो सबसे पहले इन्होंने ही देवनागरी लिपि का सबसे पहले अपने शिलालेखों में प्रयोग करवाया था। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में क्या प्राप्त होगा, बताइए। चलिए भाई तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। तो सरा मिलकर मिलेगा हमको, प्रत्येक रूप में क्या मिलेगा? सरा मिलेगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है आपको। इसमें से कौन सा तद्भव शब्द आप सभी लोगों को लग रहा है? प्रस्तर होगा, जामुन होगा, तैल होगा या पौत्र होगा? देखिए तो अगर हम लोग बात करें, जो आपका प्रस्तर लिखा हुआ है, तैल लिखा हुआ है, पौत्र लिखा हुआ है, ये सारे तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। लेकिन जो यहाँ पर जामुन लिखा हुआ है ना, जामुन, ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जामुन जो है एक तद्भव शब्द है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जम्बू फल भी कहते हैं, जम्बू फल भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब,
निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपको बताना भाई, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है कौन सा है। शुद्ध वाक्य आप सभी लोग बताएंगे भाई। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। मैं तुमको कुछ कहता है, तो ये तो आपका अशुद्ध होगा। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं, ये भी आपका अशुद्ध होगा। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, या तुम्हारे को जाना है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करें तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये आपका एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, कि काशी नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना किसने की, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। और एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे और शेयर करते हुए बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, तो अगर आपका उत्तर भाई यहाँ पर जा रहा है, अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है 1893, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। आपको याद रखना है भाई कि काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है इसकी स्थापना 1893 में की गई। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, संकेतवाचक अव्यय नहीं है, कौन सा संकेतवाचक अव्यय नहीं है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो देखिए भाई, यद्यपि भी है, तथापि भी है, तब भी है, लेकिन ताके जो है ये एक संकेतवाचक अव्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा है, बताइए भाई। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द की जो है, ठीक है, आपको बताना है विकल्प कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो गरीबी कैसी है, या तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। लाश कैसी है, तलाश कैसी है, कोशिश कैसी है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रार्थना कैसी है, दया कैसी है, ठीक है। पानी कैसी है, ऐसा बोलते हो, नहीं पानी कैसा है। घी कैसी है, ऐसा बोलते हो, बिल्कुल नहीं, घी कैसा है ये बोलते हो। दही कैसा, ये बोलते हो। तो दही एक पुल्लिंग है, पानी एक पुल्लिंग है, घी एक पुल्लिंग है। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर, कि निम्नलिखित में से सर्वनाम आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कौन सा शब्द है, बताइए। सर्वनाम यहाँ पर कौन सा शब्द है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो देखिए अगर हम लोग बात करें, ये जो घर है ना, घर है, ये एक संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है, ये एक संज्ञा है। पहाड़ भी एक संज्ञा है, नदी भी एक संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर आप की बात करें तो आप क्या है, आप एक सर्वनाम शब्द है। आप कैसा शब्द है, आप एक सर्वनाम शब्द है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ मैं, या तुम लिखूँ, या आप लिखो, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं, आपको याद रखना है। तो जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है। तो यमुना के इसमें 3 पर्यायवाची हैं, आपको बताना है कौन कौन से यमुना के 3 पर्यायवाची हैं, वो बताइए भाई। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ भाई, कलिंदी जो है ये किसका पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची है। यमुना को हम लोग जमुना भी कहते हैं, यमुना को हम लोग क्या कहते हैं, जमुना भी कहते हैं। यमुना को हम लोग श्यामा भी कहते हैं, और यमुना को हम लोग रवि सुता भी कहते हैं। लेकिन बात करें जाह्नवी को तो हम लोग यमुना नहीं कहते, जाह्नवी को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। तो ये गंगा का पर्यायवाची है भाई, जाह्नवी जो लिखा हुआ है ये एक गंगा का पर्यायवाची है। ये जो है गंगा का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है, कौन सा अघोष वर्ण है, बात आप सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो सकता है, बताइए। देखिए भाई, तो बात करें यहाँ पर चा जो आपका है, ठीक है, चा कैसा वर्ण हो जाएगा, चा एक अघोष वर्ण हो जाएगा। बात आपको ध्यान रखना है, जितने भी स्वर होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, सारे सघोष होते हैं। सघोष कह लो या घोष कह लो। और सारे स्वर जो होते हैं ये सारे अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अल्प प्राण होते हैं। जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं यार अलावा, ये भी आपके कैसे होते हैं, ये भी आपके जो है अल्प प्राण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा। किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज की जगह जो है रसपति भी लिखा हो सकता था, कि किस रस को रसपति कहा जाता है, बताइए भाई। वीर रस को, हास्य रस को, करुण रस को, या श्रृंगार रस को।
तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे भाई क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो भोजराज ने क्या कहा था कि श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसपति कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। किसने कहा था, भोजराज ने कहा था। बात आप सभी लोग याद रखेंगे। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। आज आकाश में छाएं हैं, क्या छाएं हैं भाई, जलद छाएं हैं, जल्दी छाएं हैं, जलद छाएं हैं या नीरद छाएं हैं। तो आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा भाई, बताने की कोशिश कीजिए। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर बादल आना चाहिए था, तो बादल नहीं आया है, तो बादल का कोई ना कोई पर्यायवाची यहाँ पर आना चाहिए। तो आप सभी को याद रखना है जिसके भी अंत में दा आता है, जिसके जलद आ गया, वो आपका क्या हो जाता है, बादल का पर्यायवाची हो जाता है। बादल का पर्यायवाची हो जाता है क्यों, क्योंकि इसमें भी तो दा आ रहा है भाई, इसमें भी दा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि जिस किसी भी शब्द के अंत में दा आ जाए वो आपका बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। कुछ शब्द हैं ऐसे, ये बात आप सभी लोगों के लिए ध्यान के लिए मैंने आपको बोल दी कि जो जलद है आपको कभी नहीं बोलोगे कि ये बादल का पर्यायवाची है, बादल का समानार्थी है। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द जो है कौन अविकारी होता है, बताइए। अविकारी का मतलब क्या होता है, देखिए विकार का मतलब क्या होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो जिन शब्दों में विकार होता है यानी कि परिवर्तन होते हैं तो उनको हम लोग विकारी शब्द बोलते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है उनको हम लोग अविकारी शब्द बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन से शब्द जो हैं वो अविकारी हैं, बताइए। देखिए संज्ञा में तो परिवर्तन हो सकता है, सर्वनाम में भी हो सकता है, विशेषण में भी हो सकता है, लेकिन अव्यय जो हैं ये अव्यय में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार आपको बताना है भाई कैसा है। विधिवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या विस्मयवाचक वाक्य है, बताइए। तो जाहिर सी बात है भाई बच्चों वाला प्रश्न है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये कैसा वाक्य होगा, एक प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन आपको बताना है। आपको बताना है ये जो यहाँ पर जनता शब्द आया है, जनता शब्द आया है ये एक वचन है या ये बहुवचन है या ये द्विवचन है। तो आप सभी को पता है कि जनता शब्द जो है यहाँ पर ये एक वचन है और जनता एक वचन ही होता है। जिसके हस्ताक्षर है तो ये बहुवचन है, हस्ताक्षर आपका बहुवचन शब्द होता है, प्राण आपका जो है बहुवचन शब्द होता है, लेकिन जनता जो है ये आपका एक वचन शब्द होता है। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, निस उपसर्ग से बना शब्द जो है वो कौन सा है आपको बताना है भाई। तो सभी लोग बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। देखिए भाई अगर हम लोग बात करें निस उपसर्ग कहाँ पर है, निस उपसर्ग कहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस शब्द की तो निस, इसका भाई संधि विच्छेद करें निस धन तेज हो जाएगा, तेज हो जाएगा, प्रत्यय आपका ये हो जाएगा, उपसर्ग ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो धोबी शब्द का स्त्रीलिंग आप सभी लोग बताओगे भाई क्या होता है, बताइए। धोबीना होगा, धोबिन होगा, धोबिने हो गए या धोबिनी होगी। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न है भाई, आ भी चुका है कई बार, तो बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो धोबी एक पुल्लिंग शब्द है, धोबिन इसका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और धोबिन कहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग बताओगे, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को आपको चुनना है। तो शेर के लिए कहाँ पर सही पर्यायवाची लिखे हैं, केशरी, शार्दुल, मृगेंद्र, या ऑप्शन नंबर बी केशरीय, अहेरी, मृगेंद्र, या ऑप्शन नंबर सी केशरी, पंचानन, मृग, या ऑप्शन नंबर डी है केसरी, पंचानन या मृगेंद्र। तो शेर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं आप सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
देखिए भाई, तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे, शेर को हम लोग केसरी कहते हैं, शेर को ही हम लोग शार्दुल कहते हैं, और शेर को ही हम लोग मृगेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? ऑप्शन नंबर ए बैठेगा। ऑप्शन नंबर ए बैठेगा। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है कि शेर का पर्यायवाची कौन से होते हैं भाई? केसरी हैं, उसके अलावा शार्दुल हैं और मृगेंद्र हैं, ये सारे के सारे जो है केसरी